बुक्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? बुक्स आपका माइंड को स्लो करती है, उसको स्टेबल और फोकस बनाती है। किस बुक को किस तरीके से पढ़े? तो अच्छी रीडिंग वो होती है जिसके बाद किताब बंद हो जाए लेकिन थिंकिंग शुरू हो जाए। इसलिए इतने सारे साइंटिस्ट खोज कर पाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बुक पढ़िए। बुक कैसे लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें और उसे खत्म भी कैसे करें? बुक्स लिखी नहीं जाती, ये बुक्स तैयार होती है एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिन से और ईमानदार सोच से। पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों को बुक लवर बनाना? बच्चों का दिमाग खाली होता है, उसमें हमें भरना होता है अच्छी चीज और बुरी चीज। सर बुक्स नहीं पढ़नी, बुक्स पढ़ना बोरिंग होता है या बोरिंग लगता है, ये हर स्टूडेंट की मन की बात है। तो मुझे आप ये बताइए, आपने इतने सारे बुक्स लिखी है तो आप ये बताइए कि बुक्स पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब सिंपली बोलूँ तो व्हाई टू रीड द बुक्स? बराबर। देखिए, बुक पढ़ना बोरिंग नहीं है जी, हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है बेसिकली। तो हमें जो पसंद है, आज के जनरेशन में लोग रील्स वगैरह ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उस कारण से रील ज़्यादा फोकस करते हैं, उस कारण से उनका मन ज़्यादा लगता है। जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो अब अगर मैं इसको आध्यात्मिक रूप से लूँ तो जैसे भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि ये जो मन है पार्थिव मन बहुत ही चंचल सा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिसने इस मन को कंट्रोल कर लिया, इस पे संयम पा लिया, उसने जीत लिया। ये सेम चीज लागू होती है हमारे दैनंदिन जिंदगी के ऊपर, जहाँ पर आज की तारीख में हर मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर्स आर एडिक्टेड टू दी रील्स बेसिकली, हमारे सोशल मीडिया के रील्स के ऊपर। तो हम रेस्टलेस हो गए, हमें छोटे छोटे कंटेंट चाहिए, हमें वो वीडियो देखने में मज़ा आता है और हम वो बुक पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि पढ़ने रहते हैं, पढ़ेगा कौन, थकेगा। तो दिस इज़ वाई द रेस्टलेसनेस। मैं उसका आंसर, बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें रेस्टलेसनेस जो कारण है, उस कारण से ही हम चंचलता के कारण से उसको पूरा नहीं पढ़ पाते। जी, क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स की वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है बच्चों। यहीं पर हमारे बुक्स का इम्पोर्टेंस आता है। बहुत ज़्यादा हद तक चंचलता आ गई है, रील्स के छोटे कंटेंट है, और साइंस बता रहा है कि हमारा अटेंशन स्पैम कम हो रहा है। धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैम कम हो रहा है बिकॉज हम लोग इन रील्स के आदी हो गए, इस डिजिटल मीडिया के आदी हो गए। तो बुक्स करती क्या है बेसिकली, अगर आप पूछे मुझे तो मैं बताना चाहूँगा कि बुक्स आपका माइंड को स्लो करती है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके माइंड को स्लो करती है और उसको स्टेबल और फोकस बनाती है। यहाँ इंपॉर्टेंस है बुक का, वो आपको मोर स्टेबल करती है और फोकस करती है। सिंपल लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ इसको, तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बुक पढ़िए। मतलब बुक्स हमारे माइंड को स्टेबल बनाती है तो हम कंसंट्रेशन ज्यादा कर पाते हैं किसी चीज पे। एग्जैक्टली हम फोकस रहते हैं, हम उस समय पे फोकस रहते हैं और कंटिन्यू उसको कोशिश करते हैं कि उसमें अंदर घुस जाए। सर तो आप मेडिकल फिजिसिस्ट है, तो आपको ये भी पता होगा कि बुक्स पढ़ने से कौन से पार्ट में ज्यादा फर्क पड़ता है जिससे हमारी कंसंट्रेशन और जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती होगी? हाँ, इस चीज़ को मैं ऐसे बताना चाहूँगा। देखिए, साइंटिफिक अप्रोच से बात करें तो रीडिंग से ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और क्लैरिटी आती है बहुत ज़्यादा। उसी प्रकार से हमारा मेमोरी और फोकस और इम्प्रूव होता है ना, और उससे आज की तारीख में जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। तो हमारा डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, थिंकिंग, मेमोरी, मोर फोकस्ड इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। दीज आर ऑल द थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक बेसिकली। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रांग होता है, वैसे ही बुक रीडिंग से ब्रेन शार्प होता है। इट्स नथिंग लाइक, इट्स लाइक हमारे ब्रेन का जिम है वो। तो बुक टीचेस यू टू थिंक, नॉट टू मेमोराइज बेसिकली। बुक आपको आंसर नहीं देती, क्वेश्चन करना सिखाती है। ये समझने वाली बात है। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो और सोचते हो ये कौन लिखा, कैसे लिखा गया होगा, इसकी रियल लाइफ क्यों ऐसे है, तब आप रीडर से थिंकर बन जाते हो। when you read the book, you will have when you go into the book, you will have lot of WH type question, क्यों, कैसे, what, when, how, where। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार से अपने से ही सवाल पूछते हो, जिज्ञासा बढ़ती है और आप एक डीप थिंकर बन जाते हो। सर अलग अलग टाइप्स की बुक होती है, तो किस बुक को किस तरीके से पढ़े ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके?
मैं सिंपली बोलूँ तो हाउ टू रीड अ बुक। तो बेसिकली क्या है कि आजकल लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई ये स्क्रॉल करते हैं, कोई न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ रिटेन नहीं होता उस चीज़ से। मैं एक सिंपल सा एक मेथड शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जिसमें जो कि मैं सोचता हूँ कि अगर बुक पढ़ना कैसे है, तो फर्स्ट स्टेप है रीड। पहले बुक को समझने के लिए पढ़िए, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, कॉन्शियसली। सेकेंड है रिफ्लेक्ट। बुक बंद कीजिए और सोचिए क्या क्या सीखा, मैंने क्या सीखा इस बुक से। तो पहले हमने उसको पढ़ा, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, सच में पढ़ने के लिए पढ़ा, कॉन्शियसली पढ़ा। देन उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, आंख बंद करिए और सोचा कि भाई मैंने इससे क्या सीखा, एंड देन रिलेट करिए उस चीज को, अपनी लाइफ से जोड़िए इसको। मैं अच्छी चीज है तो मैं इसको अप्लाई कैसे कर सकता हूं। तो ये 3 जो स्टेप्स है, रीड, रिफ्लेक्ट एंड रिलेट, इसके हिसाब से अगर आप बुक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक वर्थ होगा। तो अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अगर आप जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो बेसिकली नॉलेज ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं, जब ट्रांसफॉर्म होती है, उस हिसाब से आप किताब पढ़िए। अच्छा, तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि पढ़े पर उसको समझे कि हाँ। रिलेट करे अपने लाइफ से, या जो हम जीते हैं वो रिलेट कर सके हम उस बुक की जो बातें जो हमने पढ़ी। हाँ, देखिए मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूँगा आपको कि जैसे हम टीचर हैं, हम टीचर क्या करते हैं, हम कोई भी बच्चों को पढ़ाने के पहले हम लोग पहले खुद पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ने के बाद में आत्मसात करते हैं, खुद के डाउट्स क्लियर करते हैं और फिर उस बुक का रेफरेंस लेके बच्चों को पढ़ाता। तो हम भी एक प्रकार से बुक पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो बुक में लिखी चीजें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बच्चों तक, जो तक। पहले आप खुद समझते हैं, फिर दूसरों को वो बता के समझाते हैं कि हाँ ये बुक में ये बात लिखी है। एग्जैक्टली। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बुक का पढ़ा हुआ आत्मसात करने के बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा नहीं तो क्या होगा, वो बुक में लिखा रहेगा। अच्छा। कोई तो ऐसा माध्यम होना चाहिए। तो आज की तारीख में टीचर एक ऐसा माध्यम है जो उस चीज को पढ़कर अपने अंदर लेता है और उसको समझकर स्टूडेंट्स को समझाता है, और फिर वो स्टूडेंट को जब समझती है तो वो अगर उसके बालक मन पे असर कर गई तो वो जिंदगी भर उसको आगे लेके चलता है। तो दिस इज वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। जी सर, आपने अभी जो बातें बोली वो बहुत अच्छी बोली, क्योंकि अगर हम अच्छे से समझे, उसके बारे में सोचे कि इस बुक में क्या हो रहा है, तो हम और उसमें और क्वेश्चन अपने अंदर जनरेट करते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इसलिए इतने सारे साइंटिस्ट खोज कर पाते हैं कि बुक को पढ़ के हाँ ये ऐसा हो रहा है तो इसके आगे क्या क्वेश्चन आता है। इसलिए ज़्यादा खोज, मतलब बुक पढ़ने से अपने अंदर जिज्ञासा बहुत सही वर्ड लिया आपने, जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे ये बुक में ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है तो फिर आगे क्या होगा। तो वो जिज्ञासा जब तक अंदर आपके डेवलप नहीं होगी तब तक आप वो बुक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको पूरी बुक पढ़नी है, दिखती तो बहुत मोटी है, लेकिन मोटी बुक का मतलब ये नहीं है कि हम कब तक खत्म करेंगे। वो खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस बुक को कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो और कितना उसको आत्मसात कर रहे हो, उसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। जी, इसलिए टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई क्वेश्चन है तो और पूछिए, ताकि वो बुक सिर्फ उतने तक ही सीमित ना रहे, उसमें और खोज हो सके, और ज़्यादा मतलब ह्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा सके। सही बात बोला आपने। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक याद आई है, रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब सर, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ऐसा होता है कि जो सच में पढ़ता है, जिसको पढ़ने की जिज्ञासा होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिखी नहीं होती है। अच्छा, वो 2 लाइन के बीच में एक हिडन लाइन होती है। अच्छा, तो वो आप कब पढ़ पाओगे, जब आप उस चीज में खुद को पूरा डिवोट कर दोगे, पूरा घुस जाओगे बुक के अंदर में। तो ये स्टेज लाना एक रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, तो आपको कोई चीज का नया इजाद, कोई चीज नई इजाद करनी है, तो उसका पार्श्व क्या है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बीच में आप खड़े हो। तो वो फ्यूचर को जानने के लिए उस चीज का आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए, जिसे हम रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा अलग लेके जा रहा हूँ चीजों को, बट ये बुक्स ही है
जो एक लिटरेचर ही है जो कि आपको 2 लाइन के बीच में का पढ़ना सिखाता है। यही जिज्ञासा है जो आपने बताया है जी। अगर आप पढ़ पाए 2 लाइन के बीच में की जो हिडन लाइन है तो आप एक अच्छे रिसर्चर माने जाओगे। तो ये कहाँ से होता है? ये बुक से ही होता है जी। बुक्स को समझ के पढ़े तो फिर जिज्ञासा आएगी, और जो पास जो है वो हम फ्यूचर बेटर बना सकते हैं वो बुक को पढ़ के। तो अच्छी रीडिंग वो होती है जिसके बाद किताब बंद हो जाए लेकिन थिंकिंग शुरू हो जाए। पढ़ लिया, किताब बंद कर दिया, फुल स्टॉप, लेकिन अब यहां से फर्दर गहन अध्ययन और थिंकिंग शुरू हो रही है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि अच्छी रीडिंग इसी को ही जाती है बेसिकली। सर, किसी व्यूअर्स को बुक लिखनी होगी तो कैसे लिख सकते हैं? मतलब हाउ टू रीड अ बुक। बहुत सारे लोग बुक लिखना शुरू कर देते हैं पर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं कर पाते। तो आप मुझे ये बताइए कि बुक कैसे लिखे, कहाँ से स्टार्ट करें और उसे ख़त्म भी कैसे करें? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के लिखिए कि भाई मैं ये जो बुक लिख रहा हूँ, ये बुक लिखने के बाद में, मेरा ये बुक पढ़ने के बाद में लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा। ऋषि तब लिखते थे जब उन्हें लगता था अगर ये ज्ञान जो है लिखा नहीं गया तो सोसाइटी तक पहुंचेगा नहीं। अच्छा, मतलब लिखना इसलिए है ताकि सोसाइटी का भला हो सके या किसी का भला हो सके। बिल्कुल, हर चीज के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो आगे के पीढ़ी तक जाना चाहिए। अगर हमारे ऋषि मुनि, हमारे ज्ञानी लोग वो ज्ञान सिर्फ अपने तक ही रखते तो वो आज हमें नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया, भगवत गीता को प्रॉपर एक लिखावट के फॉर्म में आज हम जब पढ़ पाते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं, उसका कुछ मूल्यांकन कर पाते हैं, उसको आत्मसात कर पाते हैं और उसका हम अपनी जिंदगी में उसका कुछ एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो मॉडर्न साइंस भी मानता है बेस्ट राइटिंग तब होती है जब आप डेली थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। मैं नहीं बोलता कि एक एक पेज लिखिए, मैं तो बोलूंगा सिर्फ बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परफेक्शन सोच के जस्ट 300 से 500 वर्ड रोज लिखिए। ये 300 से 500 वर्ड्स आप लिख लिख के 1 महीने बाद जब देखेंगे कि भाई मैंने कुछ तो लिखा है, अब वो कैसा है, गलत है, सही है, उसके बारे में मत सोचिए। एक रूल हमेशा याद रखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता। पहले लिखिए फिर सुधारिए। बुक लिखना मतलब एक दिन में मास्टरपीस बनाना नहीं होता है, बल्कि रोज अच्छी सोच को थोड़ा और क्लियर बनाना होता है। ठीक है, तो धीरे 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 जब आप लिखते जाएंगे उसको सुपर खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही इसमें कुछ ना कुछ नया चीज इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर ऐसे चलते 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 कि वो आपको ये समझ में आएगा कि एक ये मास्टर स्ट्रोक बनते जा रहा है, अच्छा बनते जा रहा है। और आप जब लिखते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। किसी एक इंसान को भी क्लैरिटी मिल जाए अगर आपकी बुक पढ़ के, तो मैं सोचता हूं आपकी बुक लिखना सफल है। इन अरबों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से अगर मेरी लिखी हुई ये 23 बुक अगर उन लोगों में से अगर 100 लोगों ने भी पढ़ ली और वो 100 लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया तो मैं तो समझता हूं मैं सार्थक है मेरा बुक लिखना। मैं ये बोलना चाहूंगा बुक्स लिखी नहीं जाती, बुक्स तैयार होती है एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिन से और ईमानदार सोच से। तो ऑनेस्टी के साथ में अगर आप कोई चीज काम करते हैं तो मुझे लगता है वो चीज एक ना एक दिन सामने आई जाती है। ठीक है, तो ये बुक्स के प्रति भी यही धारणा है कि एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और ईमानदारी के सोच के साथ में अगर कुछ लिखी जाए तो वो बुक एक मोटिवेशन किसी ना किसी के लिए बन जाती है। कई लोगों के मन में यही सवाल जो है कि बुक कितना लंबी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, उसको स्टार्ट तो करिए। लोग स्टार्ट ही नहीं करते, इस सारे सवाल ला देते उसके सामने। तो बुक्स लिखना मुश्किल नहीं है, मेरी बात मानिए, बुक्स लिखना मुश्किल नहीं है, उसको कंप्लीट करना मुश्किल है। लोग इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें एक चीज की कमी हो जाती है, दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन। ठीक है, और उसी डिसिप्लिन को इंडियन फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है तपस्या। तपस्या का मतलब है कंसिस्टेंट एफर्ट
डेली एफर्ट, जैसे कि मैं बताया, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ना लिखते रहेंगे तो एक दिन जाके आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। लोग शुरू करते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला मैं आपको बोलना चाहूंगा। आइडिया लीजिए, आउटलाइन करिए, डेली वर्किंग कीजिए, डेफिनेटली इट विल वन डे इट विल गेट कंप्लीट। ठीक है, बट तपस्या बहुत जरूरी है। विदाउट तपस्या बहुत मुश्किल है। सबसे पहले परफेक्ट आइडिया का वेट तो बिल्कुल भी मत करिए। आप अगर सोचेंगे मैं, और चलो मैं सोच रहा हूं ना, आई एम थिंकिंग कि एक परफेक्ट सा आइडिया मेरे दिमाग, ऐसा कुछ नहीं होता। नो डे इज परफेक्ट। कोई समय परफेक्ट नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। वेट मत कीजिए परफेक्ट होने का, शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए, डे बाय डे इम्प्रोवाइज होगा, डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहेगा उसमें। तो स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ होते एक समय पे जाके कंसिस्टेंसी के साथ में यू कैन एबल टू कंप्लीट दैट बुक। यस, पहली बुक है, बहुत गलतियां होगी, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, निकालना है, सुपरफाइन करना है, होगा। बट यही सब करने से आप सीखोगे। जब आप ये चीजें खुद करोगे तो खुद सीखोगे। इसी प्रकार से अगर आपने एक बुक लिख ली तो फिर आप सैकड़ों बुक लिख पाओगे। यस, तो डेली 300 से 500 वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तपस्या बहुत जरूरी है। तो कोई भी ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता, उसे होना भी नहीं चाहिए परफेक्ट। अगर परफेक्ट हो जाए तो फिर तो हम तो सुपर जीनियस हो गए। लेकिन मेरे हिसाब से एक सिंपल मंत्र है, डोंट ट्राई टू राइट अ परफेक्ट बुक, ट्राई टू फिनिश अ रियल बुक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट ट्राई टू राइट अ परफेक्ट बुक, ट्राई टू फिनिश अ रियल बुक। है ना? तो ये जो मैंने आपको एक छोटा सा एक सिनारियो दिया है और छोटी सी और सिंपल सी बात बताई है कि एक साधना है, एक तपस्या है। अगर आप इसको कर पाए और खत्म कर पाए तो यू कैन डेफिनेटली एबल टू राइट अ बुक। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अपन हो सके तो नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि एक क्या स्टेप होती है, किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है उसमें, किस प्रकार से कहाँ छपनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो वी विल वर्क ऑन दिस इन अ नेक्स्ट एपिसोड वेयर दी हाउ टू राइट अ बुक विल बी डिस्कस्ड। यस, जी सर, हम सेकंड एपिसोड ज़रूर करेंगे। आपको बहुत ही व्यूज़ आएंगे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मुझे मिलेंगे। और सच्ची में हम इसमें और अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को और अच्छा ज्ञान मिल सके। आपके पास जितना ज्ञान है बुक्स को कैसे लिखने का, कैसे पढ़ने का। देखिए मेरे पास भी थोड़ा सा ही ज्ञान है, जितना भी है मैं कोशिश करूंगा उसके साथ जस्टिफाई हो। और जिस प्रकार से मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी लिखने की, उसी प्रकार से अगर इसको सुनकर कोई अगर अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो दिस विल बी अ वर्थ फॉर मी कि ऐसे मैं इतना सा भी कंट्रीब्यूशन करके उसको इनिशिएट करवा दूं। बस मेरा काम हो गया आपके माध्यम से। जी सर, ठीक, डेफिनेटली हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। जी, सर, पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना हो या अपने बच्चों को बुक लवर बनाना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है जिन्होंने बचपन से ही बुक को अपना दोस्त बना लिया था उनको आगे बुक्स ने बहुत सफलताएं दी है। मतलब उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बुक्स ने डाला। तो मुझे आप ये बताइए कि पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों को बुक्स में रुचि मतलब बच्चों को बुक्स की तरफ आकर्षित करने की? बच्चों का दिमाग खाली होता है, उसमें हमें भरना होता है अच्छी चीज और बुरी चीज। वो अच्छे बनते हैं तो भी हमारे कारण से ही बनते हैं, बुरे बनते हैं तो भी हमारे कारण से। तो वो हमारे ऊपर है, हम पेरेंटिंग कैसे करते हो उनकी। तो बच्चों से बुक्स इंट्रोड्यूस करें, स्टोरी टेलिंग की हैबिट करें, फोर्स मत करें। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को फोर्स ना करें। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, खुद रीडिंग का एग्जाम्पल सेट करें। अगर माँ बाप ही पढ़ते रहेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे भी आगे चल के उसको देख देख के इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, है ना। बुक्स के बारे में बताइए बच्चों को, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, तो उसी प्रकार से बच्चे पढ़ने में ज़्यादा जिज्ञासु होंगे और इस प्रकार से उनका इंटरेस्ट बढ़े। तो चिल्ड्रंस बेसिकली डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ यू अंडरस्टैंड। बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो हमेशा, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका देखा देखी वो करते हैं।
तो वो बालक मन के ऊपर अगर आपको परिणाम डालना है तो आपको ये 5 जो स्टेप मैंने बताए हैं, तो उनको बचपन से ही बुक्स का इंट्रोड्यूस कराइए, स्टोरी टेलिंग की हैबिट डालिए, बिल्कुल भी फोर्स मत करिए वो चीज़ करने के लिए, उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए। आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना, और खुद को रीडिंग करते हुए उनको दिखाइए और उसका एक एग्जाम्पल सेट करिए। सो डेफिनेटली आपके बच्चों को ये रीडिंग की हैबिट धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि आप ही उनके सबसे पहले गुरु होते हो, माँ बाप भी उनके सबसे पहले गुरु होते हैं, और धीरे धीरे करके ये वो चीज़ों को आत्मसात करके एक हैबिट की तौर पे, अच्छी हैबिट की तौर पे आगे लेके जाएगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे। मतलब आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे भी ये देखेंगे कि मोबाइल देख रहे हैं तो मैं भी मोबाइल देखूंगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी बुक्स की तरफ ही जाएगा। वही है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है घर का। अगर आपके घर में एनवायरनमेंट दिन भर सभी लोग टीवी देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, तो बच्चे भी उस प्रकार से टीवी में ही घुसे रहेंगे। अगर बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हाँ बच्चे टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा आपको देखना पसंद करते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। तो चिड़चिड़ापन बच्चों में क्यों आता है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि जैसे माँ बाप करते हैं बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। आप गलत वर्डों का उपयोग करोगे बच्चों के सामने तो बच्चा भी गलत वर्ड सीखेगा। उसी प्रकार से अगर आप बच्चों को सामने हमेशा किताब पढ़ेंगे, उसको भी जिज्ञासु बनाएंगे, पापा हमेशा पापा पढ़ते क्यों रहते हैं, मम्मी हमेशा पढ़ते क्यों रहती है, तो वो भी कोशिश करेंगे एक आध बार बैठ के किताब पढ़े। अगर आप बच्चों को कुछ अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरी, सुंदर सी अपनी आध्यात्मिक स्टोरी बताएंगे जिसका कुछ मतलब निकले, अच्छा, जिसको आप जिंदगी के पथ के ऊपर उसका एप्लीकेशन कर पाए और उससे भी अच्छा हो सके, तो डेफिनेटली बच्चे भी उस चीज़ का अनुकरण करेंगे। तो वो आपके ऊपर है, आप पेरेंटिंग कैसे करते हो बच्चों की। ये मेरे पता से ज़्यादा तो खुद सारे पेरेंट्स से समझने की बात थी कि जो 5 स्टेप मैंने बताई है, अगर उस 5 स्टेप का अनुकरण करें तो डेफिनेटली आपके बच्चे में आप चेंजेस देखोगे ही देखोगे। सर आपने 23 बुक्स लिखी है जो कि मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जी। तो मुझे उन बुक्स के बारे में बताइए। हाँ, देखिए अभी आज की तारीख में हम लोगों ने एक 23 बुक्स का पूरा एक सेट बनाया है, और काफ़ी बुक्स हमारी ऑन द वे है, प्रोसेस में है। तो मैंने कुछ अकेले ने नहीं लिखी है, ये अकेले का काम नहीं है। वी हैव अ ग्रुप, वी हैव अ पीपल विथ अ गुड मेंटेलिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों ने मिलकर ये सारा वेंचर शुरू किया। हाँ, शुरुआत में मैं अकेला था, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिलते गए और अच्छे लोग मिलके साथ में कारवा बढ़ता गया, और आज हम 23 बुक्स के धनी हैं। उसके साथ साथ मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी इस 23 बुक्स में से 8 से 9 बुक्स स्कोपस इंडेक्स्ड है, अच्छा, और बाकी ISBN तो सभी बुक का होता है। तो हमारी 8 से 9 बुक हमारी स्कोपस इंडेक्स्ड है। उसमें से सबसे जो रिसेंट बुक है हमारी, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फंडामेंटल ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी, ये USA पब्लिश्ड पब्लिशर ने हमारा ये बुक छापा हुआ है। ये रिसेंट वन है आज की तारीख में हमारा, और जो कि सभी मेडिकल फैटर्निटी जो रेडिएशन साइंसेस पढ़ती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की है बेसिकली। और आज की तारीख में अगर इस बुक का प्राइस देखा जाए तो देखिए, मैं यहाँ पे पैसों से तोलना नहीं चाहूँगा इस चीज़ को, बट उसका वेटेज है, बिकॉज वो एक स्कोपस इंडेक्स्ड है और उसकी कीमत अराउंड 23,000 रुपये के आसपास है पर बुक की। तो इस प्रकार की अच्छी बुक्स हमारे पास में है। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें रेडियो डायग्नोसिस इन द ईयर ऑफ AI है, AI इन द डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है। ये जो बुक्स है ये मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में वेटेज रखती है, जहाँ पे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है और क्या कर सकते हैं। इससे काफ़ी रिसर्चर्स इसको पढ़ के अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा और कुछ बुक्स हेल्थ एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, कुछ हमारा इंस्टीट्यूशनल एथिक्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उसको ओवरकम किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमने एक बुक में काफ़ी गंभीरता से
लिखावट की है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे क्रिटिकल रिसर्च एंड में प्लानिंग एंड पब्लिशिंग, ये बहुत सी सुंदर सी बुक है, बहुत छोटी सी है, बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है। किस प्रकार से रिसर्च की लिखावट होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस प्रकार से उसको ओवरकम किया जाता है। तो ये एक बहुत छोटी सी बहुत ही मस्त सी बुक है जो हमने 6 महीने पहले पब्लिश की थी बेसिक है। उसके अलावा कुछ इसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जिसमें बेसिक मेडिकल साइंसेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उजागर की है। उजागर नहीं की, एक स्टूडेंट्स को इजी हैंडी रेफरेंस करके हम लोगों ने उनको एक गिफ्ट दिया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, कुछ आयुर्वेदा के ऊपर, कुछ मेडिसिन डाइट कैसे यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में, तो उसके ऊपर बायोमेडिकल साइंसेस के ऊपर लिखी गई है। यूएसजी फिज़िक्स के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा अध्ययन करके उसको लिखने का कोशिश किया हुआ है। और उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ एमआरआई, वह जब कोई रेडियोलॉजी के बच्चे एमआरआई की ट्रेनिंग लेने जाते हैं या एमआरआई सीखना चाहते हैं या एमआरआई चलाने के पहले उसका कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ एमआरआई नाम की बुक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ओवर देयर। फिजिक्स ऑफ रेडियो डायग्नोस्टिक, फिजिक्स ऑफ यूएसजी, तो बेसिकली ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो इसको हम किताब के माध्यम से हमारे ऑडियंस को पहुंचाने की कोशिश की है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बिहेवियरल साइंस इन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमने लिखने की कोशिश की है। और इसको लोगों ने काफ़ी सराहा है, काफ़ी उसकी मांग भी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से बिकी भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में। और इसके अलावा जो रेडिएशन जो यूज़ हो रहा है आज की तारीख में फॉर दी पेशेंट बेनिफिट टुवर्ड्स दी थेरेपी डायग्नोस्टिक, तो उसके लिए हमने अलग एक बुक्स का सेगमेंट बनाया है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। कुछ टेक्स्ट बुक्स हमने हमारे यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर लिखी है, जिसको जो कि हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हम लोगों ने दी है एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल काफ़ी हेल्थ सेक्टर को, अलाइड हेल्थ सेक्टर को, मैनेजमेंट सेक्टर को, सबको ध्यान में रखते हुए, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये एक 23 बुक्स का गुलदस्ता हमने सोसाइटी को आज की तारीख में दिया है। और आने वाले समय में हमारे पास में काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स की बुक है जिस पे हमारा ग्रुप और हम लोग काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये भी आने वाले समय पे एक अच्छे क्या नाम है, समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक तौर पे काम करेगा। सर, आपने इतनी बुक्स लिखी, तो मुझे आपकी ये बुक्स लिखने की जर्नी के बारे में जानना है। क्यों इतनी बुक्स लिखी, क्या रीज़न था एक बुक ना लिख के इतनी सारी बुक्स लिखने का, सब जानना है। तो मुझे आप ये थोड़ा बताइए। हमारे पूज्य दादाजी वो एक प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो उन्होंने उनको लिखने का शौक था, तो वो लिखते थे। हो सकता है वहाँ से मैंने कुछ थोड़ा सा लिया होगा। हमारे पिताजी आदरणीय पिताजी, उन्होंने भी, उनको भी लिखने का छंद था, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ मुझे ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि हाँ, वही थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे मुझे एक बूस्टअप किया होगा, मुझे कुछ कारण रहा होगा कि मुझे लिखने के लिए थोड़ा सा एक जीन्स में ही था कुछ ऐसा लिखने की। फिर हाँ, मैंने स्टैंडर्ड 8-9 से कुछ लिखना शुरू किया था। 10th स्टैंडर्ड में मैं थोड़ा सा लिखना शुरू किया था, कुछ कहानी, कुछ कविताएं लिखनी शुरू किया था, बट वो बहुत ही बेसिक प्रिलिमिनरी लेवल की थी, जो कि अभी पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं वो उस प्रकार के भी लिख पाया हूँ करके। तो हाँ, जीन्स से कुछ आया था, कुछ मिला था मुझे विरासत में कि कुछ लिखे, बट फ़र्क इतना ही था कि उन्होंने लिख के अपने तक ही रखा था। अच्छा। मेरी सोच थोड़ी सी आगे थी, बिकॉज उनसे जनरेशन में थोड़ा सा अलग था मैं, उनसे ज्ञान अर्जित किया, लेकिन फिर मैं सोचा लिख तो लिया है, अब लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी हमारे पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि पहले ऋषि मुनि सिर्फ ट्रांसफर करते थे, बोल के, ज्ञान दे के लिखते थे, अपने पास ही रखते थे, लेकिन अभी हम उसे इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। तो हम लोगों ने उसी सोच से मैंने उसको लिखा, तब से लिख के हर एकेडमिक कंटेंट को मैं नोट्स, मेरे को आदत थी नोट्स बनाने की, मैं नोट्स, हर चीज़ का नोट्स बनाता था, तो मेरे पास वो नोट्सों की थप्पी लग जाती थी। तो फिर जब मैं पीजी करने गया, तो पीजी में तो इतने सारे नोट्स बना दिए थे, यूजी पीजी के, तो मेरे पास बहुत सारी, मेरी किताबों से ज़्यादा तो
जो मैं किताब पढ़ता था उससे ज़्यादा मेरे नोट्स तैयार होते थे, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ समय लाइब्रेरी में जाता था। आई यूज टू बी ए लाइब्रेरी लवर। मैं वहीं जाके बैठा रहता था, मैं वहीं पाया जाता था। सिर्फ खाने के लिए जाता था कैंटीन में, बाकी समय सोने के लिए रूम पे, और कभी कभी तो लाइब्रेरी में सो जाता था। ऐसा मेरा एक समय था पीजी। तो वो एटमॉस्फेयर था लाइब्रेरी में। मेरा पूरा रुझान जो था, मेरा पूरा जो सोच थी जो थी, मेरी इच्छा जो थी, जो मतलब सारी की सारी एकेडमिक्स के ऊपर थी। तो मैं लिखता था, नोट्स बनाता था, मेरे खुद के बनाता था। तो इस प्रकार से एक छंद लगता गया। फिर मैंने अपने पास ही रखी सारी चीज़ें। तब तक मुझे ये दिमाग में नहीं आया था कि मुझे इसे छापना चाहिए, मुझे दिमाग में तब तक नहीं था कुछ भी। देन शादी हुई। शादी के बाद में लकीली वाइफ का भी थोड़ी सोच उसमें साइंटिफिक और एकेडमिक अप्रोच था उसका भी। तो उसने एक दिन ऐसे ही मुझे बोल दिया कि आप किताबों से ज़्यादा तो आपके पन्ने ही लिखे हुए बहुत सारे, ऐसे क्यों? तो मुझे ये बात का थोड़ा सा क्लिक कर गई। हाँ, बात तो सही है। किताबें इतनी सारी लिखी हुई है, अच्छी राइटिंग में लिखी हुई है। मेरी राइटिंग और किताबों की राइटिंग में तो बहुत फ़र्क है। तो उसने मुझे पूछा कि ये किताबों से ज़्यादा आपकी लिखावट है, आप इसका कुछ करते क्यों नहीं? या तो आप इसको कुछ क्या नाम है, इसको कुछ टाइप करके अपने पास रखिए, या फिर इसका ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए, क्योंकि जितने सालों से आप इसको जतन करके रखे हैं, ये धीरे धीरे ख़राब होते जा रही है, पेज ख़राब होता जा रहा है, राइटिंग थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। तो उस दिन वो बात मैंने पकड़ ली, और ये बात पकड़ के मैंने वो सारा गट्ठा अपने घर से उठा के मेरे वर्किंग प्लेस में लेके आ गया, और उसको मैंने छाना, क्योंकि वो बहुत बड़ा गट्ठा था किताबों का, लिखावट का। उसको मैं फिर छानना शुरू किया, और फिर छानते 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 समझ में आया कि ये अलग 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 सेगमेंट्स की नोट्स बने हुए हैं, क्यों ना इसको एक बुक का रूप दिया जाए। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू। अगर मेरी वाइफ ने मुझे ये नहीं बोला होता कि ये आप इसको कुछ करिए वरना ये खराब हो जाएगी, अगर उसके बाद मेरे दिमाग पे नहीं ली होती, तो आज ये बुक्स का लगी ही नहीं होती। अच्छा, मतलब आपकी कामयाबी के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है। बिल्कुल है जी। फुल्ली एग्री विद दिस। मैं तो एग्री करता हूँ। अगर वो मुझे बोलती ही नहीं, वो, और वो ऐसा नहीं है कि आज नहीं, वो हमेशा मोटिवेट करती रहती है। वो तो बोलती है बस देवी सी, आपको तो इतनी बुक लिखनी है कि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है, उतनी बुक्स आपकी साइड में खड़ी होनी चाहिए। तो मैंने भी ठान ली कि हाँ, जिस दिन मैं 5 फुट 7 इंच की थप्पी लगा दूंगा बुक की, उस दिन मैं रिलैक्स होगा। तब तक मैं रिलैक्स नहीं बैठूंगा। अच्छा। तो बड़ा ही ऑकवर्ड काइंड ऑफ और बहुत ही अटपटा सा आंसर है मेरा, लेकिन ये सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है। तो मेरे पीछे मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माँ बाप हैं, मेरे दादाजी है, पूज्य दादाजी थे, जो कि ये सब एकेडमिक बैकग्राउंड से ये करते हैं, संबंध रखते हैं, सब प्रिंसिपल्स थे, सब डीन थे। तो मैं भी उसी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितने सम्मान के साथ में उन्होंने ज्ञान मुझे दिया है, तो उसी को मैं उस धरोहर को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही ट्रांसफर करके आने वाली प्रोजनी को वो दे सकूँ। यही मेरी एक सोच है बेसिकली। तो इसके अलावा अगर इस पूरे जर्नी में मैं आपको कुछ मोटी मोटी 3 बातें कहना चाहूँगा कि बुक्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं जान पा रहा हूँ अपने आप से, कि मैं किसी और का एग्जांपल कभी नहीं देता, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि बुक्स आपकी लाइफ सच में बदल सकते हैं। रीडिंग्स आपको क्लैरिटी देती है, और राइटिंग आपकी लेगेसी बनाती है। तो जितना आप ये बुक्स के साथ में समय बिताओगे, जितना आप एकेडमिकली अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, तो आध्यात्मिक इन्वॉल्व रखोगे, तो आप पक्का आपकी सोच में चेंज पाओगे, आपकी नज़रिए में चेंज पाओगे, आपकी ज़िंदगी में चेंज पाओगे। तो एक लाइन से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, रीड टू ग्रो, राइट टू कंट्रीब्यूट। नमस्कार।